स्वागत। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे नौजवान कमांडर की कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने महज 17 साल की उम्र में सिंध के इतिहास का रुख ही बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मोहम्मद बिन कासिम सिंध के विजेता योद्धा शीर्षक वाले एक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश है। ये हमें सीधे 8वीं सदी के सिंध में ले जाते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब राजा दाहिर का शासन था और पश्चिम से मतलब उमैयद खिलाफत का प्रभाव बढ़ रहा था। हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से मोहम्मद बिन कासिम के जीवन की परतें खोलना, सिंध पर उनकी विजय के मायने समझना और इस लेख में उनकी विरासत को कैसे दर्शाया गया है उसे परखना। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सिंध के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता है जिसके आप कह सकते हैं कदमों ने इस क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जैसा कि इन दस्तावेजों में जिक्र मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम की फतह ने सिंध में इस्लामी शासन की एक तरह से बुनियाद रखी। तो हमारी आज की चर्चा इसी बात पर रहेगी कि ये खास स्रोत इस ऐतिहासिक किरदार और उनके जो कारनामे हैं उनको किस तरह से हमारे सामने रखता है। मतलब कहानी क्या है और कहानी कहने का अंदाज क्या है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के जन्म और उनकी परवरिश से। इन लेखों के मुताबिक उनका जन्म तकरीबन 695 ईस्वी में अरब के ताइफ शहर में हुआ था। लेकिन वो कोई आम लड़के नहीं थे। उनका ताल्लुक, जैसा आपने कहा, उस वक्त के सत्ता के गलियारों से था। वो उमैयद खिलाफत के एक बेहद ताकतवर गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ के भतीजे थे। और अल हज्जाज सिर्फ गवर्नर नहीं बल्कि खिलाफत के जो पूर्वी हिस्से थे उनके कर्ता धर्ता माने जाते थे। उनके पास जबरदस्त सैन्य और प्रशासनिक शक्ति थी। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि बाद में कासिम अल हज्जाज के दामाद भी बने। अच्छा। और ये जो पारिवारिक संबंध था, ये महज एक रिश्ता नहीं था, ये एक शक्ति और प्रभाव का एक बड़ा महत्वपूर्ण समीकरण था उस वक्त। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि कासिम बचपन से ही मतलब असाधारण थे। उन्हें कम उम्र में ही युद्ध कौशल में महारत हासिल थी और उनकी बहादुरी के किस्से तो उनकी किशोरावस्था में ही सुने जाने लगे थे। स्रोत उन्हें एक तरह से नैसर्गिक योद्धा के रूप में चित्रित करता हुआ दिखता है। क्या स्रोत ये इशारा करता है कि ये सिर्फ नैसर्गिक प्रतिभा थी या फिर उन्हें कोई खास ट्रेनिंग भी मिली थी, जैसे उनके चाचा अल हज्जाज के संरक्षण में? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ट्रेनिंग के विवरण में तो नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह उनकी कम उम्र की बहादुरी और युद्ध कौशल का जिक्र है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें उस माहौल में पाला पोसा गया होगा जहां सैन्य शिक्षा और नेतृत्व क्षमता को बहुत महत्व दिया जाता था, खासकर अल हज्जाज जैसे महत्वाकांक्षी गवर्नर के संरक्षण में। उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वही शायद उनका सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र रहा होगा, जैसा स्रोत संकेत देता है। चलिए अब उस घटना पर आते हैं जिसने मोहम्मद बिन कासिम को इतिहास के मंच पर ला खड़ा किया, सिंध पर हमला। स्रोत इसके पीछे क्या वजह बताता है? स्रोत के अनुसार सिंध पर उस वक्त राजा दाहिर का शासन था। वो एक ब्राह्मण वंश के शासक थे। अभियान का जो तात्कालिक कारण इस लेख में बताया गया है वो है अरब व्यापारियों के जहाजों की कथित लूट। अच्छा, कथित लूट। हाँ, मतलब ऐसा कहा गया है। ये घटना देवल के पास समुद्री डाकुओं द्वारा अंजाम दी गई बताई जाती है, जो राजा दाहिर के राज की सीमा में आता था। इसके बाद गवर्नर अल हज्जाज, जो इराक और पूर्वी प्रांतों के लिए जिम्मेदार थे, राजा दाहिर से लूटे गए माल के मुआवजे और डाकुओं को सजा देने की मांग की। स्रोत बताता है कि राजा दाहिर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि भाई समुद्री डाकू उनके नियंत्रण से बाहर हैं। और बस यही इनकार जंग की वजह बन गया। स्रोत इसे कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ एक बहाना था या उमायद खिलाफत के लिए ये वाकई कोई बड़ी बात थी? स्रोत राजा दाहिर के इस इनकार को ही संघर्ष के मुख्य कारण के तौर पर पेश करता है। इसे महज मुआवजे का सवाल नहीं बल्कि उमैयद सत्ता की अवहेलना, उसकी तौहीन के रूप में देखा गया। अल हज्जाज के लिए शायद अपनी और खिलाफत की ताकत दिखाने का एक मौका भी था। स्रोत ये नहीं कहता कि ये महज बहाना था, बल्कि इसे एक वास्तविक टकराव बिंदु की तरह दिखाता है जिसने अल हज्जाज को सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाया। दिलचस्प है कि एक इनकार इतनी बड़ी जंग का कारण बन गया, लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है अल हज्जाज की पहली कोशिशें कामयाब नहीं हुई थी। हाँ, ये बात भी है। स्रोत इस बात का जिक्र करता है कि दाहिर के इनकार के बाद अल हज्जाज ने सिंध पर पहले भी 2 छोटे अभियान भेजे थे। एक का नेतृत्व उबैदुल्ला ने किया, दूसरे का बुदेल ने। लेकिन ये दोनों ही अभियान असफल रहे और बुदेल तो युद्ध में मारे भी गए। ओह, तो मतलब राजा दाहिर का प्रतिरोध भी कमजोर नहीं था। बिल्कुल। इन शुरुआती असफलताओं ने शायद अल हज्जाज के इरादे को और मजबूत कर दिया होगा।
अब ये मामला इज्जत का भी बन गया था। इसीलिए स्रोत के अनुसार उन्होंने तीसरी बार एक ज्यादा बड़ी और बेहतर तैयारी के साथ अभियान भेजने का फैसला किया और इस बार कमान सौंपी गई उनके अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को। और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो हमेशा चौंकाता है, उनकी उम्र। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया तब वो महज 17 साल के थे। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये वाकई असाधारण है। स्रोत का इस उम्र पर जोर देना शायद कासिम की विलक्षण प्रतिभा और अल हज्जाज के उन पर भरोसे को रेखांकित करने के लिए है। ये उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक हकीकत को भी दिखाता है, जहां वंशावली और व्यक्तिगत क्षमता कम उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारियों का रास्ता खोल सकती थी, खासकर सत्ता के इतने करीब होने पर। स्रोत शायद ये भी बताना चाह रहा है कि अल हज्जाज ने कितना बड़ा दांव खेला था। तो 17 साल के इस युवा कमांडर ने कमान संभाली। स्रोत के अनुसार 712 ईस्वी में एक बड़ी फौज जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और यहाँ तक कि ऊंटों पर सवार सैनिक भी शामिल थे, लेकर वो सिंध की ओर बढ़े। स्रोत उनकी सेना की तैयारी और साजो सामान का भी कुछ जिक्र करता है, जिससे लगता है कि अल हज्जाज ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, तैयारी पूरी थी। उनका पहला निशाना बना मकरान का इलाका, जो आज के बलूचिस्तान में पड़ता है। उसे जीतने के बाद वो आगे बढ़े और देवल पहुंचे, जिसे स्रोत आज के कराची के पास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बताता है। यहाँ उन्हें पहली बड़ी चुनौती मिली। हाँ, देवल का किला काफी मजबूत बताया गया स्रोत में। वहाँ एक बड़ा मंदिर भी था जिसके ऊंचे झंडे का जिक्र मिलता है। स्रोत बताता है कि किले की घेराबंदी की गई और यहाँ कासिम की रणनीति का जिक्र आता है। उन्होंने मंजनीकों का इस्तेमाल किया, मतलब कैटापुल्ट। हाँ, वो भारी पत्थर फेंकने वाली मशीन है। बिल्कुल। कहा जाता है कि एक मंजनीक का गोला सीधे मंदिर के झंडे पर लगा, जिससे किले के रक्षकों का हौसला टूट गया और किले पर कब्जा कर लिया गया। स्रोत इस घटना को कासिम की सामरिक बुद्धि और शायद किस्मत दोनों का प्रतीक मानता है। देवल की जीत तो एक बड़ी कामयाबी रही होगी। इसके बाद क्या हुआ? देवल के बाद स्रोत के अनुसार कासिम ने निरुन शहर की ओर रुख किया, जो आज के हैदराबाद पाकिस्तान के पास था। अच्छा। यहाँ उन्हें ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लगता है देवल की खबर यहाँ पहले ही पहुंच चुकी थी और उसका असर था। इसके बाद सिविस्तान, जिसे आज सहवान शरीफ के पास माना जाता है, उस पर भी आसानी से नियंत्रण कर लिया गया। स्रोत इन शुरुआती जीतों को बहुत तेजी से हासिल हुई सफलताओं के रूप में दिखाता है, जिससे कासिम की सेना का हौसला भी बड़ा होगा। हाँ, ये शुरुआती जीतें सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं थी, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त भी थी, है ना? बिल्कुल। हर जीत के साथ स्थानीय प्रतिरोध शायद कमजोर पड़ता गया और कासिम की प्रतिष्ठा बढ़ती गई।